हमारे देश और प्रदेश की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास करती चली आ रही है। इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई गई, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि जो हमारे देश की जनता है उसको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, आराम से उनकी सेवाएं हो सके और किसी भी प्रकार की उनको कोई समस्या ना है। लेकिन इन सारी योजनाओं को पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान करते हैं वो होते हैं सीएचओ कैडर, और यही सीएचओ कैडर जो है उनको कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जैसे वेतन विसंगति हो गई, स्थानांतरण की समस्या हो गई। और इन सारी समस्याओं के कारण से जो सीएचओ कैडर है वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति उन लोगों ने बना के रखी। हिमालय जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, मैं धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगी कि सीएचओ कैडर जो है उनकी लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं, वो सारी समस्याएं क्या कुछ है, और कुछ पांच सूत्री मांगे थी उनकी, वो पांच सूत्री मांगे क्या है? जी, तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आपके चैनल का। तो जो सीएचओ है उसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएचओ की नियुक्ति की जाती जी। है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत की जाती है, जिसमें जो जी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है उसकी पोस्टिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है। और उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 18,000 से अधिक सीएचओ वर्तमान में कार्यरत है। और जो उनकी प्रमुख जी। समस्याएं हैं जिनके लेके हमने 5 सूत्री मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा है। तो उसमें जो सीएचओ की प्रमुख समस्याएं जी। हैं वो है सबसे पहले स्थानांतरण और वेतन विसंगति, अ, और सीएचओ का नियमितीकरण। आज जी। सीएचओ की प्रमुख समस्याएं हैं। और जो सीएचओ का जी। पीबीआई है वो सैलरी में मर्ज किया जाए। इन सभी समस्याओं के साथ जी। सीएचओ लगभग पिछले 1 साल से हम लोग संगठन प्रयास कर रहा है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, पर परंतु अभी तक सीएचओ की किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। जी। तो क्या इन समस्याओं को लेकर आपने किसी भी अधिकारी को या सरकार को ज्ञापन सौंपा है? जी मैडम, बिल्कुल सौंपा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को 2 से 4 बार हम मिल चुके हैं। एमडीएनएचएम मैडम को भी लगभग 3 से 4 बार गैप दिया जा चुका है पत्र। और जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी पत्र भिजवा चुके हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके यहाँ भी पत्र जी। जा चुका है। तो उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। जी। जी। आपने बात करी है, आप लोगों ने पत्र भेजा है, तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को पत्र भेजा था, उधर से आप लोगों को रिप्लाई भी आया था, तो उस वो जो रिप्लाई आया था उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई थी? हाँ, रिप्लाई में यही है कि थोड़ा सा उसको लेके सकारात्मक है सीएचओ के साथ सी, क्योंकि उन्होंने जो पत्र भेजा है संगठन के पत्र पर कार्रवाई करते हुए उस पत्र को जी। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को भेज दिया गया है। तो हाँ, सीएचओ को जी। कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ सीएचओ की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी। लेकिन इसके पहले भी हिमालय जी महज आश्वासन पे आश्वासन ही आप लोगों को मिलता चला आ रहा है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं आप कि एक बार फिर से उम्मीदें हैं, क्योंकि कर्मचारियों का यही कहना है कि हम बस उम्मीदें ही लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं अभी सीएचओ को हमारे कैडर में, वो है जी। हमारे सीएचओ की 800 किलोमीटर की दूरी पर हेल्थ एंड वेलनेस आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्य कर रहे हैं, जो कि जी। सभी संविदा कर्मी हैं। और इतना कम मानदेय में, घर से इतनी दूर रहकर, इतन और परिवार से दूर रहकर इतने अल्प वेतन में अपना गुजारा कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हम चाह जी। रहे हैं कि सरकार से हम लोगों का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति बहाल करे। जी। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनका ये भी कहना है कि उनको सरकार की तरफ से तो योजनाएं मिल रही हैं, उनकी तरफ से तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं वो ये जो अधिकारी हैं वो बना रहे हैं समस्याएं। क्योंकि इसके पहले भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से सारी चीजें सही हैं, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं उनकी हीला हवाली की वजह से कर्मचारियों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसा कि लास्ट ईयर 2021 में ट्रांसफर, जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी स्थानांतरण अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। और पिछली बार जी। जब एमडी मैम से बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था जैसे आचार संहिता खत्म होती है तो उसके बाद जी। ट्रांसफर पॉलिसी खोल दी जाएगी। परंतु अभी तक लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी उस पर अपडेट नहीं आई है कि ट्रांसफर पोर्टल कब तक खुलेगा। क्योंकि जब जी। 2021 में ट्रांसफर हुआ, तो जल्दी से जल्द पोर्टल खुलना चाहिए ट्रांसफर।
जी। हिमालय जी, अगर देखा जाए तो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो एक बहुत छोटी-सी प्रक्रिया, और ये स्थानांतरण को लेके लगभग-लगभग आउटसोर्सिंग और संविदा के जो कर्मचारी हैं वो इस समस्या से जूझ ही रहे हैं। अगर बात करें हम जो नियमित कर्मचारी, उनको भी इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो भी लंबे समय से अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए परेशान थे, और जो इसमें आउटसोर्सिंग के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी, उनका भी यही कहना है कि उनको भी अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर ही चाहिए। तो क्या कुछ समस्याएं जिस वजह से, क्या इन सारी चीजों से कोई काम में कमी आ जाती, इसीलिए सरकार या अधिकारी ट्रांसफर करने के लिए इतना देर लगा रही हैं, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में ट्रांसफर हुए थे। जो 2021 में जी। ट्रांसफर हुए थे, तो वो म्यूचुअल ट्रांसफर हुए थे। मतलब म्यूचुअल में ये होता है कि जी। आपकी जगह कोई बंदा दूसरी जगह जाएगा और वो दूसरा वाला व्यक्ति आपकी जगह पर आएगा। तो उसमें हमें नहीं लगता है कि स्वास्थ्य जी। सेवाएं कहीं प्रभावित होंगी, और इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई समस्या आएगी। जैसा जो स्वास्थ्य सुविधा जी। पहले से चल रही थी वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हाँ, लेकिन ये है कि जी। बैकएंड सीट पर अगर आप करते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, परंतु म्यूचुअल में कोई समस्या नहीं है आएगी। और उसको म्यूचुअल को तो जल्दी से जल्द ओपन कर देना चाहिए, म्यूचुअल के साथ साथ बैकएंड को भी। जी। हिमालय जी, अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव की, तो इस बार कर्मचारियों का भी ये कहना है, और भारतीय जनता पार्टी ने जहां सोच रखा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के उस पे अच्छा खासा वोट बैंक मिल सकता है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है इस बार भारतीय जनता पार्टी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई। उसके पीछे का कारण है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनको काफी सारी समस्याओं से झेलना पड़े। तो इस बात में कितनी सच्चाई, क्या कर्मचारी इस वजह से नाराज है हमारी प्रदेश सरकार से? नहीं, नाराजगी तो आप देख ही रहे होंगे कि कर्मचारियों की कितनी है कि आउटसोर्सिंग सर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कितना वो किया जा रहा है। मतलब परमानेंट जी। नौकरी की जगह आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग पे नियुक्तियां की जा रही हैं, जी। तो युवाओं के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। और एक अल्प मानदेय में अगर जी। कि आप अपने परिवार का घर का कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो इसी को देख जी। के मुझे लग रहा है कि जो पब्लिक है और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, या फिर जो अभी आउटसोर्सिंग समुदाय कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने मतदान का उपयोग उसी अपने भविष्य को लेकर किया है। जी। अगर हम बात करें, आपने बात करी है निजीकरण की, तो एक तरफ तो हमारे प्रदेश और देश की सरकार लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है, और सरकार का ये कहना भी है कि निजीकरण के कारण जो हमारे देश का है वो विकास अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन कर्मचारी इस चीज में साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? नहीं, निजीकरण आपका अच्छा पहले, निजीकरण से पहले जो बेसिक समस्याएं हैं वो तो आपको खत्म करनी पड़ेंगी। आप एक बात बताइएगा, 20,000 रुपये में आपका एक जीएनएम करके या बीएससी नर्सिंग करके आप एक कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हो और उसको 20,000 रुपये मानदेय पे रख रहे हो। और जो माननीय जी। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबकी नियुक्ति है। यही वेतन अन्य राज्यों में किसी में 25,000 है, किसी में 27,000 है। बिहार राज्य में यही जो मैं आप बात बता रहा था सीएचओ की प्रमुख मांगों को लेकर, जो इंसेंटिव मिलता है सीएचओ को 15,000, उसमें से 7,000 रुपये जी। उसमें जोड़ दिया गया है। तो उनकी सैलरी बत्तीस जी। हजार रुपये कर दी गई। 25,000 रुपये उनका बास 25,000 रुपये उनका वेतन है शुरुआत का, और 7,000 रुपये उनका पीबीआई जोड़ दिया गया। जब बिहार राज्य कर सकता है तो उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ समस्या आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य का तो जी। बजट भी 40,000 करोड़ का है। जी। और इस बार बात करें अगर वित्तीय वर्ष की, तो इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया गया है। तो क्या, जब से बात आई है, बजट पास हुआ है, तब से क्या आप लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिली है, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए नहीं किया गया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ एक हमारा बीमा पॉलिसी का था जो कि पिछले कई वर्षों से लंबित था, वो इस बार हुआ है। जी। उसके अलावा कोई भी हमारी हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई, जबकि उसके लिए केंद्र सरकार 3% एक्स्ट्रा बजट भेज रही है, उसके बाद भी वेतन विसंगति दूर नहीं की जा रही है। जी। तो आप लोगों ने क्या सोच के रखा है, किस प्रकार से इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? क्योंकि आपने इसके पहले बताया था आप लोगों ने एक डिजिटल मिशन किया था, वो डिजिटल मिशन क्या था, आप पहले ये बता दीजिए। डिजिटल मिशन ये था कि जो हेल्थ आयुष्मान आरोग्य मंत्र पर सीएचओ की जो नियुक्ति की जाती है, वो सारा उनका जो कार्य रहता जी। है वो सारा ऑनलाइन बेसिस रहता है। तो सीएचओ ने अपना जी। ड्यूटी किया, बट उसको जो ऑनलाइन कार्य थे जी। उनको प्रभावित करते हुए, तो उनकी डेली रिपोर्टिंग, जी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग सारी बंद कर दी थी। क्योंकि और वो इस जी। वजह से किया गया था क्योंकि एनएचएम के अंतर्गत सिर्फ सीएचओ कैडर का ही लॉयल्टी बोनस खत्म किया गया था, जो कि बहुत जी। भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया था। और उसको जब सीएचओ ने अपना जी। डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से उसका विरोध किया गया, या तो उसको वापस भी जी। 1 महीने बाद वापस कर दिया गया। जी। सारे आपने ऑनलाइन बात करी है
जी, आपने बात करी है एनएचएम की, तो एनएचएम में और सारे भी वर्ग के लोग आते हैं, कई सारे उसमें विभाग आते हैं और लगभग-लगभग सभी एनएचएम कर्मचारियों की यही समस्याएँ हैं कि आउटसोर्सिंग से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लगातार उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन काम के बदले उनको उतना वेतन नहीं मिल रहा और सबसे बड़ी बात तो जो है वो स्थानांतरण की रख रखी है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मैन पावर की कमी है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में मैन पावर की कमी है? नहीं, मैन पावर की कमी, अब जब स्थानांतरण को लेके जो आपको बताया गया है, मैन पावर कैसे कमी, जब म्यूचुअल बेसिस पे ट्रांसफर खुलेगा तो मैंने आपको जी, जैसे बताया कि म्यूचुअल में ये होता है कि आपकी जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जहां पर आप जाना चाहते हो वहां से कोई व्यक्ति आएगा और आप उसकी जगह जाओगे, तो म्यूचुअल में पारस्परिक स्थानांतरण होता है, तो उसमें कहीं कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होंगी उससे। जी। तो आप लोगों ने आगे की रणनीति क्या सोच के रखी है? किस तरह से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है? किस तरह से अब आप लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएँगे? क्योंकि लंबे समय से महज़ आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता आ रहा है आप लोगों को। जी बिल्कुल, अभी हम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पत्र से थोड़ा सा सकारात्मक हैं। अगर अभी कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर से हम दोबारा से, क्योंकि स्थानांतरण को लेके हमारी बहुत सी बहनें सीएचओ साथी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो अपने बच्चों के साथ, छोटे जी, बच्चों के साथ और अपने जी, परिवार से दूर रह रही हैं, उनका पालन पोषण करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर वो नहीं होता है तो जी, हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। जी। हमारे साथ थे हिमालय कुमार जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कई सारी समस्याएं हैं जिनसे कर्मचारी बेहद परेशान हैं और उनको इन समस्याओं का कोई हल नहीं मिल पा रहा, मिल रहा है तो महज आश्वासन पे आश्वासन। आखिर ये इतना लंबा आश्वासन कब तक चलेगा और कब तक जो कर्मचारी है इनकी समस्याओं का हल होगा, ये देखना अभी बाकी है। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।